हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देंगे इसका बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो इस फॉर्म में हो यानी कि x प्लस आई वाई, अगर इस फॉर्म में इस टाइप की है यानी कि ऐसा नंबर जो दो नंबर से मिलके बना हो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यहाँ पर x और y दोनों ही क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होंगे। और यहाँ पे i जो होगा वो अंडर रूट माइनस वन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी अंडर रूट माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो i होगी। इसे हम आयोटा भी कहते हैं। एक बात और, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें इसके समुच्चय को डिनोट करना, सेट को डिनोट करना है तो उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन इसकी है, इसको समझ लेते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी नंबर का इस फॉर्म का है, यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप का है, वेयर एक्स वाई क्या है, रियल है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। हेयर द सिंबल आई इज यूज टू डिनोट रूट माइनस वन, यानी कि आई जो है रूट माइनस वन के स्थान पे हम डिनोट करेंगे। इट इज कॉल्ड आयोटा, और इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलते हैं। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक और वास्तविक भाग क्या होता है। तो देखिए, कोई भी जो सम्मिश्र संख्या है, जैसा कि हमने बताया था, वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होती है और इसको हम z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो x होता है वो z का रियल भाग, और जो ये y होता है वो z का काल्पनिक भाग कहलाता है। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आर ई जेड इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जेड का रियल भाग कितना है, एक्स। और इमेजनरी भाग को हम ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, आई एम जेड ब्रैकेट में इक्वल टू वाई। तो जेड यानी इस जो सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या का जो रियल भाग होगा उसको हम आर ई जेड से डिनोट करेंगे, और जो काल्पनिक भाग होगा आई एम जेड से। आर ई का मतलब रियल और आई एम का मतलब काल्पनिक यानी इमेजनरी। अब प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी भाग क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, जो सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कोई भी सम्मिश्र संख्या प्योरली रियल तब होती है जब उसका जो काल्पनिक भाग है वो क्या हो, शून्य हो। अर्थात आई एम जो जेड है यानी इमेजिनरी भाग ऑफ जेड का क्या हो, जीरो हो, तो वो संख्या प्योरली रियल कहलाएगी। और सम्मिश्र संख्या प्योरली इमेजिनरी तब कहलाएगी जब ये वाला भाग जीरो हो, यानी कि आई रियल भाग आर ई जेड अगर जीरो है तो वो जो कहलाएगी प्योरली इमेजनरी कहलाएगी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी नंबर को हम जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे अगर, या यूँ कहेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे अगर उसके जो जेड का रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों ही क्या हो, जीरो हो। अर्थात जेड क्या है, हमारे पास जेड है एक्स प्लस के आई वाई। अगर एक्स भी जीरो है यानी कि जेड का रियल भाग भी जीरो है और जेड का इमेजनरी भाग भी जीरो है, तो उस नंबर को हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक मान लीजिए Z1 है, दूसरा क्या है, Z2 है। ठीक है, और Z1 अगर मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो A1 प्लस के आई B1, और दूसरा जो है वो A2 प्लस के आई B2 है। ठीक, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब Z1 का रियल भाग और Z2 का रियल भाग इक्वल हो, यानी Z1 का रियल भाग है A1 और Z2 का रियल भाग है A2, अगर दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। और साथ में जो इमेजिनरी भाग है Z1 और Z2 के, वो भी आपस में अगर इक्वल है, तभी जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कर सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो सम्मिश्र संख्याएं तभी इक्वल हो सकती हैं जब दोनों सम्मिश्र संख्याओं के जो रियल भाग हैं और जो इमेजिनरी भाग हैं आपस में बराबर हो।
चलिए अब हम समझते हैं आयोटा। जैसा कि हमने पहले भी थोड़ा सा अभी बताया था डेफिनेशन में, आयोटा का मतलब अंडर रूट जो -1 होता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका देखिए दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। और इसका अगर हम एक बार और स्क्वायर कर दें तो आई की 4 हो जाएगा। आई की पावर 4 की जो वैल्यू हो जाएगी -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आई क्यूब निकालें तो आई क्यूब कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, और आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी है, -1 है, तो ये हो जाएगा -आई। तो हम एक बात देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई अंडर रूट -1। ठीक है, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो -1 आ गई, और आई क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो -आई आ गई, और आई की 4 की जो वैल्यू आ गई वो आई आ गई। ठीक है, और इसी को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे n की जगह अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो आई की 5 की जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। ठीक है, ये आई आएगी क्योंकि आई की 5 को हम लिखेंगे आई की 4 इंटू 1, आई की 4 की वैल्यू 1 लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से लिख देंगे, और इसी को हम दूसरे फॉर्म में देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग भी वही है जो कि ये वाला है। जैसे आई की जगह यहाँ पे क्या लिखा, n इज ए इवन नंबर। अगर आई की जगह मैं 2 लिख दूँ तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक, और n इज ऑड नंबर का मतलब n के स्थान पे अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, आई की 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर 3 - 1, 2 से 2 कट जाएगा, -1, और आई रखा हुआ यानी माइनस के आई आ जाएगा। तो इसको अगर हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको जो ये वाली लाइन है इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्म क्या होता है। तो देखिए कोई भी सम्मिश्र संख्या जो होती है, जैसा कि हमने बताया था z = x + iy जो कहलाती है वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है, और कि इसका कंजुगेट i के प्लेस पे अगर हम माइनस कर दें तो वो संख्या का कंजुगेट कहलाती है, यानी संयुग्मी कहलाती है, यानी x - iy। और इसको हम ऊपर बार ला के डिनोट करते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, इफ द z = x + y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन कंजुगेट ऑफ z डिनोटेड बाय z बार। और वो कितना होगा, i के प्लेस पे क्या करना, हमें माइनस कर देना। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको मेमोराइज रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए z, z1, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 बार कंजुगेट करें तो लौट के वही आ जाता है। जैसे कि यही वाला मान लीजिए, जब हम इसका एक बार कंजुगेट किया तो हमने ये i के स्थान पे माइनस आ गया। अब जब हम इसका एक बार और कंजुगेट करेंगे तो i के स्थान पे जब हम फिर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस, और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं z, x + i y कितना, z। तो i का डबल कंजुगेट जो कहलाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में प्लस कर दे तो ऑलवेज रियल नंबर आता है। जैसे इन दोनों को देखिए आपस में प्लस करेंगे तो जो i वाले भाग ही कट जाएंगे, तो 2z बराबर आ जाएगा 2x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये z + z बार, यहाँ पे z प्लस के z बार बराबर क्या होगा, x प्लस के आई वाई, और x माइनस के आई वाई। देखिए आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 2x। और 2x, x को क्या कहते हैं हम, रियल भाग ऑफ z। तो यही चीज़ हमने देखी यहाँ पे लिखी, x कहलाता है रियल भाग ऑफ z। और अगर बीच में देखिए इसका जोड़ 0 भी हो सकता है। 0 तभी होगा जब ये क्या हो, प्योरली इमेजनरी होगा। प्योरली इमेजनरी का मतलब जैसा कि हमने पहले ही बताया था, अगर z केवल ये है आई वाई, यानी x वाला टर्म उसमें नहीं है, तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो z बार माइनस के आई वाई हो जाएगा। अब देखिए इनको अगर हम प्लस करेंगे तो z प्लस के z बार दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 हो जाएगा। तो z + z बार 0 भी हो सकता है और 2x भी हो सकता है। तो 0 तब होगा जब प्योरली इमेजिनरी होगा, और 2x तब होगा जब वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म होगा। बिल्कुल ऐसे देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन तीसरी, यहाँ प्लस की जगह माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये x वाला कैंसिल हो जाएंगे, यानी आई वाई और आई वाई 2i वाई आ जाएगा यहाँ पे। वैसे हम क्या लिखेंगे, 2i, पाई को क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और उसका अंतर 0 के बराबर होगा अगर z क्या हो, प्योरली रियल हो। अब जैसे मान ली प्योरली रियल है तो प्योरली रियल का मतलब x हो गया। अब इसका हम जब कंजुगेट करेंगे तो भी x रहेगा। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी है, अगर हम दो नंबर को आपस में जोड़ें और फिर उसका कंजुगेट निकालें तो अलग अलग कंजुगेट के बराबर होता है। तो इसको आप करके चेक भी कर सकते हैं। माइनस में भी देखिए, अगर पूरे का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट के इक्वल होता है। इनटू में भी यही रूल है, पूरे का कंजुगेट अलग अलग के कंजुगेट के इक्वल होता है। डिवाइड में भी रूल यही है। कहने का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग सभी में रूल एक जैसा है कि अगर पूरे का कंजुगेट किया जाए तो वो अलग अलग के कंजुगेट के इक्वल होता है। इसमें ये ध्यान देने वाली है कि Z2 जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण है कि अगर एक Z1 है और Z2 क्या है, Z2 का कंजुगेट है, Z1 का बार Z1 का कंजुगेट है, तो अगर ये कंडीशन है, अगर प्लस करते हैं इस तरह से तो रियल भाग आएगा Z1 Z2 का 2 इंटू में आएगा, और अगर माइनस करते हैं तो भी रियल भाग आएगा। लेकिन किसका आएगा, Z1 बार Z2 का आएगा, अगर प्लस करेंगे तो, माइनस करेंगे तो Z1 Z2 बार का रियल भाग आएगा। यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम किसी कंजुगेट करके उसकी पावर लगाएं, पावर का मतलब उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो वो बिना कंजुगेट के भी इक्वल होता है। बिना कंजुगेट यानी कि पहले हमने जैसे मान लीजिए Z है हमारे पास, ठीक है, Z क्या है, x प्लस आई वाई है, हमने इसका क्या कंजुगेट कर लिया, कंजुगेट करने के बाद क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई आ जाएंगे, और उसके बाद हम क्या है इसका z का स्क्वायर निकालें, ठीक है। तो z का स्क्वायर निकालेंगे तो z बार का स्क्वायर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और माइनस के 2xy ये आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दें हम। उल्टा करने का मतलब पहले स्क्वायर कर ले, ठीक है, तो पहले स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस के वाई स्क्वायर और ये माइनस का प्लस का 2x बाई आई, ठीक। और अब इसका कंजुगेट लें, तो अब इसका कंजुगेट लोगे तो भी देखिए वही आएगा जो कि पहले वाला, आई की जगह माइनस कर देंगे तो देखिए सेम टू सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये प्रॉपर्टी आप थोड़ी सी मेमोराइज कर लेंगे। तो देखिए कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टी हैं जो कि हमें याद भी रहनी चाहिए। जैसे कोई अगर हमें फंक्शन के रूप में दे रखा है इस तरह से और हम उसका कंजुगेट करें तो फंक्शन के रूप में भी जहाँ जहाँ आई होगा वहाँ पर साइन हम उसका चेंज कर देंगे, ठीक है। एक अगर डिटरमिनेंट के रूप में दे रखा हमें कोई Z ये यानी A1 A2 A3 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी सभी जगह आई के स्थान पे -i हम कर देंगे, ठीक है। और एक ये भी है, अगर हम किसी नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आता रियल भाग का वर्ग और यहाँ आता इमेजरी भाग का वर्ग। जैसे मान लीजिए Z क्या है, x प्लस आई वाई है, ठीक है, और Z बार क्या हो जाएगा इसका। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रियल Z, ठीक है। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और इसको कहेंगे हम इमेजनरी यानी Z का इमेजनरी भाग, ठीक। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसे समझेंगे अच्छे से। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी समिश्र संख्या का जो मापांक होता है वो क्या होता है। देखिए अगर ये Z x प्लस आई बाई कोई समिश्र संख्या है, उसका जो मापांक होगा उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, यानी Z के साइड में ये, और मापांक निकालने के लिए क्या हुआ, जो रियल भाग है Z का उसका वर्ग प्लस जो इसका इमेजिनरी भाग है Z का उसका वर्ग। और यहाँ पर √x² जो होता है वो एक तरह से किसी पॉइंट ZXY की मूल बिंदु से दूरी को भी डिनोट करता है। यहाँ पे एक बात और खास ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे तो हम उनकी कंपेयरिंग नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी भाग दोनों हैं, तो हम लेस देन और ग्रेटर देन की बात नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताए थे, तब हम उनकी तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, नोट इन दिस सेट ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर द ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, दैट ये, यानी कोई नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर रियल नंबर नहीं है, तब हैज नो मीनिंग, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता लेस देन ग्रेटर देन का। लेकिन इसका होता है कब, हैज गॉट इट्स मीनिंग सिंस mod Z1 एंड mod Z2 आर रियल नंबर। अगर ये दोनों रियल नंबर हैं
तब इसका मीनिंग होता है। अगर वो रियल नंबर नहीं है तो उनका मीनिंग नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें तो लेस देन ग्रेटर देन की बात करेंगे, और कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नहीं ले और वो प्योर कम्प्लेक्स की फॉर्म में है तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि हमें याद रहनी चाहिए और पूरी अच्छे से समझी हुई होनी चाहिए। जैसा कि पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। देखिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो तो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ये ध्यान रखें, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं मॉडुलस का मतलब होता है धनात्मक संख्या। यहाँ पर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो जीरो तभी हो सकता है, किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तभी जीरो हो सकता है जब जेड जीरो का मतलब वो जीरो कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि वहाँ पर जेड का रियल भाग और इमेजिनरी भाग दोनों जीरो हैं, तभी उसका मॉडुलस भी जीरो हो सकता है। ठीक है, दैट इज रियल भाग ऑफ जेड इक्वल टू जीरो और इक्वल टू इमेजिनरी भाग, यानी रियल भाग और इमेजिनरी भाग दोनों जीरो हैं तो उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी जीरो होगा। और अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर जो है जीरो से बड़ा है, यानी उसका जो मापांक है जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा तभी हो सकता है जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वो जीरो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तभी उसका मॉडुलस जीरो से बड़ा आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी केवल ये समझने वाली है, इनको ज़्यादा याद नहीं करनी है, बस समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है अगर हम पीछे माइनस चिन्ह लगा दें तो वो उसके जो रियल भाग होगा उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, माइनस लगाने पे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर उसके रियल भाग से छोटा होगा। और ये किस से छोटा होगा, ये अगर हम पूरे का मॉडुलस ले लें, यानी कि जेड हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम मोड ले लें, तो ये जो है इससे इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, इसका जो रियल भाग होगा वो इससे छोटा होगा जेड का, और इससे छोटा क्या हो जाएगा, अगर हम पीछे पूरे पर माइनस लगा दें तो और भी छोटा हो जाएगा। ये क्रम इनका है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे दूसरे अपोजिट तरह से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर रियल की जेड की जगह और इमेजनरी लगा दें तो उसमें बिल्कुल यही रूल है। ठीक है, इमेजनरी भाग में भी यही रूल है और इमेजनरी भाग रियल भाग में भी यही रूल है। अब यहाँ पर देखिए इसे भी समझने वाली बात है कि हम एक बार जेड का मोड लें, जेड का मतलब होता है एक्स प्लस के आई वाई। ठीक है, इसका मोड ले लें, मोड का मतलब जेड ये एक्स माइनस आई वाई, ये मोड हो गया इसका, यानी आई के स्थान ये रुक जाएगा, ये हुआ, दोनों में अंतर है। ठीक है, कंजुगेट का मतलब आई के स्थान माइनस करना, और मोड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए क्या बात है कि अगर हम किसी का मॉडुलस लें तो वो किसके बराबर होता है, उसके कंजुगेट का मॉडुलस के इक्वल होता है। आप देखिए इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट हो जाएगा इसका एक्स माइनस के आई वाई। अब इसका स्क्वायर करें, सॉरी मॉडुलस लें, तो मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, आप भी वही देखिए काल्पनिक भाग का स्क्वायर, और चूंकि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने में माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो दोनों सेम टू सेम रहता है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगर हम निगेटिव करके लेते हैं तब भी बिल्कुल वही रूल रहता है। एक और प्रॉपर्टी है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मोड जेड के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा प्रूव करके दे सकते हैं। देखिए जेड है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, मोड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखिए थोड़ी प्रॉपर्टी उसी की तरह है। देखिए अगर इंटू में है तो इंटू का मॉडुलस लेंगे तो अलग अलग मॉडुलस के इक्वल होगा। तो एक कुल मिला के ये कह सकते हैं, और बहुत सारे नंबर हैं उनको हम एक साथ मॉडुलस लगा दें कम्प्लेक्स नंबर पे तो उन सब के अलग अलग मॉडुलस के इक्वल होता है। बिल्कुल यही रूल डिवीजन में भी है। तो ये बिल्कुल वही वाला रूल है जो अभी हमने पीछे कंजुगेट के लिए लगाया था। जो कंजुगेट का रूल है वही मॉडुलस के भी रूल है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई अलग अलग के इक्वल हो गया, डिवीजन भी अलग के इक्वल हो गया। अब देखिए और भी प्रॉपर्टी जो कि समझ लेते हैं। अब देखिए जैसा कंजुगेट में प्लस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि अगर हम दो नंबर का कंजुगेट ले तो अलग अलग के कंजुगेट, पूरे का कंजुगेट ले तो अलग अलग कंजुगेट के इक्वल होता है। लेकिन मॉडुलस में ऐसा नहीं है। मॉडुलस में क्या होता है, अगर हम दो नंबर को प्लस कर रहे हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर को, या माइनस कर रहे हैं, पूरे का मोड लें तो क्या होगा, उनके प्लस अलग अलग प्लस करेंगे तो उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर माइनस नहीं, ये हटा दें। देखिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, मॉडुलस लेते हैं, तो उसके अलग अलग अगर हम उसका मॉडुलस लें तो वो ऑलवेज इक्वल या उससे छोटा आएगा। तो इसे हम देखिए इस तरह से कह सकते हैं, ये प्लस में कहें, ठीक है, माइनस चिन्ह यहाँ पे ना लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो प्लस में मान लें, माइनस वाला हम अलग से ले लेंगे, ठीक है, माइनस वाला ये वाला लेंगे,
तो प्लस माइनस का मतलब प्लस ही लेना आपको, तो यहाँ से माइनस चिन्ह यहाँ से ये हटा लें। तो कहने का मतलब ये, अगर कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम टोटल का मॉडुलस लें तो अलग अलग मॉडुलस से ऑलवेज बराबर ये छोटा होता है, लेकिन अगर निगेटिव का लें तो अलग अलग से हमेशा बड़ा होता है। देखिए, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर निगेटिव का लें, यहाँ पे अगर माइनस है और उसका मॉडुलस हम ले रहे हैं, तो वो अलग अलग से ऑलवेज क्या होगा, या तो बड़ा होगा, ठीक है, या बराबर होगा। इसमें हमेशा छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। तो ये बात यहाँ पर नोट करने वाली बात है। और यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी और ये है कि ये तो हमने पहले भी बता दी है, ये पहले भी आ चुकी है। ये मतलब बिल्कुल वही है जो कंजुगेट वाली थी। अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करें, जैसे मान लीजिए स्क्वायर करें, जेड हमारे पास है एक्स प्लस के आई वाई, हम इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करने का मतलब ये वाला, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस के 2x बाई आई, ये आ गया, ठीक है। स्क्वायर करें, अब इसका मोड ले लें, तो मोड लेंगे तो क्या होगा, रियल भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, काल्पनिक भाग हो जाएगा यहाँ पे ये वाला 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगा, पहले हम इसका मोड ले लें, मोड लें पहले, तो मोड लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर करें, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों जो है, अब इसे सोल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो देखिए, ये सोल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखिए मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस के 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगे, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो सिंपल मिला के ये आ गया। तो कहने का मतलब देखिए दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे वही देखिए निगेटिव वाली प्रॉपर्टी हो गई जो कि हमने यहाँ पर ये वाली बताई थी। तो यहाँ पे क्या देखिए, Z1 Z2 का मॉडुलस का अंतर का टोटल का मोड करें तो ये किसके से छोटा होगा, प्लस से छोटा होता है। अच्छा, तो यानी कि अंतर का मॉडुलस जो होगा वो टोटल के प्लस से क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखिए। और Z1 Z2 से भी छोटा होगा, अलग अलग के मॉडुलस से भी छोटा होगा। यानी अंतर का जो मॉडुलस होगा, दो कम्प्लेक्स नंबर के अंतर का जो मॉडुलस होगा वो उनके सम से भी छोटा होगा और अलग अलग सम से भी छोटा होगा। इसे भाषा के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी इसकी जो ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो वैल्यू है, एक तो ये है और एक ये वाली है, ठीक है, दो वैल्यू। ग्रेटेस्ट, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ये वाली हो जाएगी और लिस्ट वाली हो जाएगी ये वाली, यानी Z1 प्लस Z2 की सबसे बड़ी वैल्यू ये इसके सम के बराबर और सबसे छोटी इनके अंतर के बराबर। ये पहले भी प्रॉपर्टी आई थी, बस यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आ गई cos θ1 माइनस θ1 θ2, यहाँ आर्गूमेंट है, वो अभी हम आगे और बताएंगे इसके बारे में। और इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए वो सिंपली वही स्क्वायर करेंगे तो इसे, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि Z का जो स्क्वायर है तो वो होता है Z1, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही देखिए Z1, और पूरे का जो कंजुगेट होता है वो अलग अलग कंजुगेट के इक्वल होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टी आ गई। ये प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि वहाँ प्रॉपर्टी थी ऐसे ही यहाँ भी देखिए, वहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस में भी बिल्कुल सेम वही रूल है, अगर आप आपस में इनको मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को पूरे को जो है वो हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद ये वाला है, अगर पहले वाला प्लस वाला था, ये वाला माइनस वाला था, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाला भाग इतना पहले वाले में से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए यहाँ जो आया था, ये वाला भाग प्लस करने पे क्या होगा, ये वाला भाग इस वाले के नेक्स्ट वाले भाग से ये वाला भाग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यों, कहने का मतलब ये है कि दो मॉडुलस के सम का स्क्वायर और उनके अंतर का स्क्वायर, उन दोनों के सम के स्क्वायर, मॉडुलस के स्क्वायर का सम का डबल होता है। एक ये भी है, अगर यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है तो मोड Z1 Z2 के स्क्वायर ये सेम हो जाएगा। कब होगा, अगर Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजनरी होंगे प्योरली, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ऐसी एक ही कंडीशन है, इसको भी आप देख लीजिए।
जेड इज यूनिमोडुलस। अब देखिए जेड क्या है, यूनिमोडुलस कहलाता है। अगर उसका मोड जेड इक्वल टू 1 है तो उसे यूनिमोडुलस हम कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आर्गन प्लेन क्या होता है। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कृमित युग में चेंज कर लें। कृमित युग में कैसे चेंज होता है, अगर हम इसमें से आई हटा दें और आई हटाने के बाद अगर हम इस सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखें तो ये जो कहलाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कृमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को यानी कि इस बिंदु को अगर हम अक्षों पर डिनोट कर दें तो यही कहलाता आर्गन प्लेन। तो जेड क्या है, एक्स प्लस आई बाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर है। इसको अगर हम अक्षों पर डिनोट करें तो अक्षों पर डिनोट करना ही आर्गन प्लेन कहलाता है। इसको हम गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली, यानी कि इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर अक्षों पर डिनोट करें बाई किससे, इस पॉइंट से, इन अ प्लेन कॉल्ड आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन। ठीक है, इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर को कृमित युग में चेंज करके तो वही जो कहलाता है गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन कहलाता है। और यहाँ पर देखिए ओ से जेड तक की जो डिस्टेंस होती है वो अगर हम निकालें दो बिंदुओं के बीच की दूरी से इतनी आएगी। और ये किसके इक्वल होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके मॉडुलस के इक्वल होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने अभी पीछे बताया, वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग। तो ओ से जेड तक की जो डिस्टेंस है वो इसके मॉडुलस के इक्वल होती है। यहाँ पर जो थीटा, आप देखिए थीटा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट। यानी कि जो पॉइंट जेड है या पी है, ओ से पी तक जो लाइन है वो रियल एक्सिस से, रियल एक्सिस का मतलब ये है अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पे है तो उसमें जो वाई वाला भाग जीरो होता है, और कोई पॉइंट वाई अक्ष पे है तो उसका एक्स वाला भाग जीरो होता है। तो कहने का मतलब है कि रियल एक्सिस पे इमेजनरी भाग जीरो होता है और इमेजनरी एक्सिस पे रियल भाग जीरो होता है। ठीक है, तो ओ से जेड तक मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष की जो रियल एक्स अक्ष की यानी रियल एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे जो एंगल बनता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग जेड टू द ओरिजिन। ठीक है, यानी जेड को ओरिजिन से जो ज्वाइन करने वाली लाइन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे जो डायरेक्शन बनती है कॉल्ड आर्गुमेंट। और इसको हम शॉर्टकट में जो है इससे डिनोट करते हैं ए आर जी। ए आर जी का मतलब जो पॉइंट जेड है उसकी डायरेक्शन, किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इट इज डिनोटेड बाय सिमिलरली इससे। ठीक है, या इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल देते हैं। अब ये किसके इक्वल होता है, देखिए यहाँ से अगर हम लंबवत आधार निकालें तो टेन थीटा हम जानते हैं लंबवत आधार वाई अपॉन एक्स, और तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आर्गुमेंट है कोई फिक्स नहीं है। अगर हम इसकी जनरल वैल्यू निकालेंगे आर्गुमेंट की तो इस थीटा में 2n पाई हम प्लस कर देंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज नॉट यूनिक, यानी यूनिक नहीं है। जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर बट आर्गुमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम यानी जीरो प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जीरो है तो हम उसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं कर सकते, यानी उसका आर्गुमेंट हम निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए वही बात है जो मैंने अभी बताई थी। अ प्योरली रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ऑफ रियल एक्सिस। प्योरली रियल नंबर है तो वो किस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और प्योरली इमेजनरी नंबर है तो वो किस पे, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंटेड किया जाएगा। अब यहाँ पे हम साथ में आपको प्रिंसिपल वैल्यू और बता देते हैं। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, अगर हम जो आर्गुमेंट निकालें और वो आर्गुमेंट माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में हो, यानी उसका आंसर माइनस पाई से प्लस वाई के बीच में हो, तो इस वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट विच लाई इन द इंटरवल कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक यानी जीरो से पाई या इधर से माइनस पाई। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहना चाहिए। अगर इसके बीच में आंसर आता है तब तो वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, अगर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐसे है, यानी कि x ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑलवेज यहाँ पे ये एंगल यानी आर्गुमेंट थीटा ही रहेगा।
और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है ऐसे, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल इधर वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में यानी एक्स जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव है, वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश है, तो जो आर्गुमेंट होगा वो पाई माइनस थीटा होगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव है, यानी एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये अगर हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल इधर से हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस और लगा देंगे, यानी कि माइनस का पाई माइनस का थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आर्गुमेंट दिया जाएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे सीधा, ठीक है, बस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके आंसर को लिखेंगे। इसके बाद आगे अभी हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं बहुत सारी, तो उन शॉर्ट ट्रिक को आप देखिएगा, वहाँ पर बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जो है आर्गन प्लेन में डिनोट कर दिया, उसका आर्गुमेंट भी निकाल लिया, और उसको पोलर फॉर्म में अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि पी एक्स को वाई है, यानी पी इसको हम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई भी कहेंगे, ठीक है। और अगर ओ से यहाँ से ओ से पी तक की जो डिस्टेंस आर है, तो मैं अगर आधार बटे कर्ण यानी कि इस वाले ट्रायंगल में लगाऊं तो एक्स अपॉन आर बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण लगाएंगे इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर x y के प्लेस पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x और y के प्लेस पे अगर मैं ये रख दूं तो ये फॉर्म निकल के आएगी, और ये जो फॉर्म कहलाती है वो पोलर फॉर्म कहलाती है। यानी कि जो कार्टेशियन, ये जो कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है, और ये वाली जो कहलाती है पोलर फॉर्म, यानी ये कार्तीय रूप और ये कहलाएगी ध्रुवीय रूप, ठीक है, पोलर फॉर्म कहलाती है। और यहाँ पे थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि जेड का कोण है। और आर क्या है, आर क्या है, ओ की पी की ओ से डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म। और यहाँ भी जैसे कि आर्गुमेंट जनरल फॉर्म में होता है, बिल्कुल ऐसे ही जो पोलर फॉर्म है वो भी आप जनरल फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। इन जनरली वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कंसिडर्ड देन द पोलर फॉर्म ऑफ जेड। जैसे थीटा में क्या करना, हमें थीटा में हमें जो है ये प्लस कर देना, थीटा में अगर 2n पाई प्लस करेंगे तो ये पोलर फॉर्म की जनरल फॉर्म कहलाएगी। पोलर फॉर्म की जनरल फॉर्म अगर हम 2n पाई इसमें प्लस कर दें, ठीक है, यहाँ n क्या है, इंटीजर। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली हैं। उन शॉर्ट ट्रिक्स को आप देख लीजिए तो काफ़ी क्वेश्चन आप बहुत ही मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। निकालने की शॉर्ट ट्रिक। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है ध्रुवीय रूप और वर्गमूल और कोणांक निकालने में कंफ्यूज रहते हैं। आंसर आने के बावजूद भी उनका आंसर उस ऑप्शन से नहीं मिलता जो सही ऑप्शन होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन भी आप रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर करूँगा। एक तो उनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से ध्रुवीय रूप और वर्गमूल निकालते हैं एक ही लाइन में, साथ में आपको जो कन्फ्यूजन रहता है मैं उस कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ मॉडुलस निकालना। देखिए मॉडुलस का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं मापांक, जैसे √x² + y²। तो इसकी तो कोई खास वो ट्रिक नहीं है, ये तो सभी आप जानते होंगे। जो मेन ट्रिक है वो है कोणांक, ध्रुवीय रूप और वर्गमूल की। तो पहले हम मापांक देख लेते हैं कि इस तरह से अगर देखा हो तो हम मापांक किस प्रकार से निकालते हैं। तो मापांक के लिए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस √ लगाना है और यहाँ पर जो वास्तविक नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, और जो i के साथ गुणांक है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आपका मापांक निकल के आ जाएगा। √3 का वर्ग होता है 3, और ये आ गया देखिए 4, और इसका मापांक आ गया 2। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, √x² + y² ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मापांक जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे हम प्लस माइनस साइन नहीं लिखेंगे, केवल प्लस साइन लिखेंगे, क्योंकि मापांक जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है। इसी प्रकार से अगर हमें इसका निकालना हो तो देखिए ये ऐसा निकालेंगे, जो वास्तविक भाग है उसका वर्ग और जो i का कोफिशिएंट है उसका वर्ग, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन आ जाएगा √3 का 3, क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। और हमने बताया कि जो आर्गूमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है।
तो कोई फ़र्क इसमें यहाँ नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका भी कर लेंगे और इसका भी यहाँ वर्गमूल निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सेम इसका आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है मापांक मॉडुलस निकालने का। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये सिंपल तरीका है, इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होता है। जो गड़बड़ होता है मेन वो आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म और स्क्वायर फॉर्म में होता है। देखिए आर्गूमेंट में आपको बता दें, जो एंगल होता है वो हमेशा, क्योंकि एंगल की क्या होता है असंख्य वैल्यू होती है, करोड़ों वैल्यूज होती हैं, तो हमें सारी आंसर में नहीं लिखनी है, केवल प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। और जो आर्गूमेंट होता है प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π से +π के बीच में होती है। तो हमें जो आंसर लिखना है वो इसके बीच में लिखना है। और इसी चक्कर में हमारे जो आंसर है वो अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि हम इस रेंज का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पे हमें इस रेंज का विशेष ध्यान रखना है। साथ में ध्रुवीय रूप जो होता है, ये फॉर्मूला है r बाहर ब्रैकेट में cos थीटा sin थीटा। ये जो कहलाता है ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है और ये कार्तीय रूप कहलाता है। और थीटा और आर के रूप में लिखना पोलर फॉर्म या हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो इसको किस प्रकार से शॉर्ट में निकालते हैं डिटेल से तो आपने सीखा होगा। यहाँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अक्सर इसके आंसर में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ मैं उस कन्फ्यूजन को भी आपके दूर करूँगा। चौथी बात यहाँ पे वर्गमूल से मतलब है उसका अंडर रूट निकालना। तो अंडर रूट निकालने के लिए हमेशा a + i भी होते हैं, लेकिन a और b जो निर्भर करते हैं वो इस y की वैल्यू पर निर्भर करते हैं। अगर y का मान पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे a और b जो होंगे वो दोनों सेम साइन होंगे, यानी कि या तो दोनों प्लस में होंगे a b, या दोनों माइनस में होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इसका भी जो आंसर अक्सर गलत होता है वो इस वजह से होता है कि ये फॉर्मूला तो याद होता है उन्हें ये वाला, लेकिन इसकी रेंज को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनके आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस रेंज को ही आपको मेनली ध्यान रखना है। और साथ में इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वर्गमूल निकालने की, वो भी हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। अब देखिए y की वैल्यू अगर निगेटिव है यानी 0 से छोटी है, तो a और b दोनों ही कैसे होंगे, अपोजिट साइन होंगे, यानी कि या तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा या प्लस माइनस। तो हम ये भी कह सकते हैं जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो दो आंसर उसके मिलेंगे हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे ये y जो है पॉजिटिव आता है तो भी दो आंसर मिलेंगे, और y निगेटिव आता है तो भी दो आंसर मिलेंगे। तो पूरी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। चलिए अब हम दूसरा जो तरीका आर्गूमेंट यानी कोणांक निकालने का तरीका बताते हैं। तो कोणांक देख लेते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे ये आर्गूमेंट कोणांक। तो कोणांक के लिए मैंने क्या बताया था, जो आंसर है आपका वो क्या आना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको बताया था। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा y/x। फॉर्मूला तो ये नॉर्मली है, लेकिन इस रेंज का बस हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ 4 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, उसको 4 प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं इसका पोलर यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल लेता हूँ। तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। इसी प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -1, ठीक। और इसी प्रकार से इससे कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -1, ठीक। और तीसरे के जो कोऑर्डिनेट होंगे 1, यानी i यहाँ पर हटा देते हैं। ये क्रमित युग्म में लिखने के ध्रुवीय रूप, इसको a + i b को क्रमित युग्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से ही इनके आंसर लिखने होते हैं। तो पहले हम सिंपली जो थीटा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो थीटा होगा tan थीटा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, आर्गूमेंट, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, कोणांक। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या, y/x। y/x का मतलब i वाला भाग ऊपर रखेंगे, i वाला है √3 और ये 1। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो 60 अंश है, 60 को लिखते हैं π/3। क्या वो इस रेंज में आ रहा है? अगर इस रेंज में आ रहा है तो आपका आंसर सही है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो π/3 है वो -π से +π के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हमें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, यानी इसका जो आंसर है वो यही आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए अब जो सेकंड की बात करते हैं तो इसमें भी फॉर्मूला तो यही लगाना हमें। तो y कितना है, √3, और x कितना है, -1, ठीक। तो -1 ये देखिए, ये जो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो माइनस के √3 जो है वो कितनी, 120, और वो इस रेंज में भी आ रहा। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि वो 16 का ये भी आना चाहिए और इस रेंज में भी होना चाहिए। तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम 120 को लिखते हैं रेडियन में 2π/3। तो थीटा कितना हो गया,
2π/3। देखिए ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी आपको कोई विशेष बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो थर्ड और फोर्थ में होता है। तो ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। हम यहाँ थीटा निकालते हैं तो फॉर्मूला जैसे कि अभी आपको बताया गया y/x यानी कि -√3/(-1)। ठीक है, अगर आप इसको ये छोड़ दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए tan 60 π/3। अगर आप यहाँ पे π/3 आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 180 से अधिक होता है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से अधिक होता है, लेकिन ये कह रहा है कि आपको 180 से अधिक लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या लेंगे? तो सही आंसर के लिए मैं इसे थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो यहाँ पर होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यहीं तो बनेगा, यानी ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये इस तरह आया होगा, ये x ये लिया गया होगा और y जो लिया गया होगा ये लिया गया होगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास थीटा। तो जब हम इसका आंसर 180 से अधिक नहीं ले सकते तो हम इधर से नापेंगे इसको, एंगल को। तो ये वाला एंगल जो कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो एंगल माइनस में लेते हैं। तो इसका एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, यानी कि हो गया π-θ। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर कुल मिला के क्या होगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए थीटा हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस, यानी थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले थीटा माइनस पाई, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, पहले जो थीटा हो गया π/3, लेकिन सही आंसर क्या होगा, इस थीटा में से पाई यानी 180 को माइनस करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी इसे मान लीजिए ये क्या है, एल्फा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एल्फा कितना, जो अभी आंसर आया है थीटा माइनस पाई, यानी कि जो अभी आपने निकाला है आंसर उसमें से पाई को माइनस करना है। तो सोल्व करेंगे, कितना जाएगा, ये आएगा -3π में से पाई गए, यानी -2π/3। देखिए ये बात ध्यान देने वाली बात है कि सही आंसर का कितना है, 2π/3। 2π/3 का मतलब हो गया 120, और इधर से देखिए ये इधर से 120 ही हो रहा है, माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वरना 120 तो इधर आएगा, कि माइनस चिन्ह से ही पता चलता है कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप सीधा भी कर सकते हो, ये 60 अंश है, 180 में से 60 घटा दो तो कितना हो गया, 120, बस माइनस का चिन्ह पीछे लगा दो। तो आपको इतना चित्र कुछ नहीं बनाना, बस यहाँ जो एंगल है उसको निकालना और 180 में से घटा के चिन्ह बस उसका माइनस में लगा देना। ठीक है, क्या करना है, 180 में से इस एंगल को घटाना, यानी 60 अंश है, 180 में से 60 घटाएंगे आगे 120 और उसे फिर माइनस लगा देना। ठीक, अब इसे ही आप फोर्थ वाले को आप बिल्कुल इसी रूल से आप करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अपना आप करना, बिल्कुल इसी रूल से आपको इसका आंसर लिखना है। बस इसमें क्या है, फोर्थ वाले में तो बस माइनस कर देना, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, y/x -√3/1। तो ये हो गया माइनस के, अब जरा ध्यान देना, देखिए माइनस का √3 जो होता है वो 120 होता है, लेकिन 120 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे tan -√3, यानी कि माइनस का √3 होता है 60 का, यानी π/3, यानी माइनस के π/3 लिखेंगे। ठीक है, यही ध्यान देना बस। अगर आपने इसको ध्यान दिया तो आंसर सही हो जाएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। वरना क्या होता, आप इसका आंसर 120 लिख देते। क्या लिखते हैं, इसका आंसर ये वाला लिख देते 120। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है या तो वो 270 के बाद आएगा ऐसे घूम के, लेकिन ये 180 से ऊपर हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। इसलिए ये जो है इधर के लिए लिया जाएगा, यानी कि ये जो आ रहा है वो -120 आ रहा है। तो 120 नहीं लेना, हमें लेना फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं माइनस के π/3, यानी थीटा π/3, माइनस के π/3। तो इसका अब आपने समझ में आ गई होगी ट्रिक। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से, बड़ी ध्यान से वीडियो को एक बार पॉज करके बहुत अच्छे से देख लेना। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और मिस्टेक इसी में होती है। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना, एक तो क्वाड्रेंट का किस क्वाड्रेंट में आ रहा, साथ में इस एंगल की रेंज भी ध्यान रखनी है कि ये रेंज भी इसके बीच में रहनी चाहिए। साथ में वो जिस क्वाड्रेंट में इसके पॉइंट आ रहे हैं वो उसी क्वाड्रेंट में इसका एंगल भी हमें निकालना। तो इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपका आंसर गड़बड़ नहीं होगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, जो ट्रिक नंबर है 3। तो ट्रिक नंबर 3 देखिए ये है ध्रुवीय रूप निकालने की। तो ध्रुवीय रूप निकालने में भी आपको इस रेंज का ध्यान रखना है। बस यहाँ पे मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि ट्रिक क्या है ध्रुवीय रूप निकालने की। वैसे तो मैंने ये बताया था कि इसका जो ट्रिक है ध्रुवीय रूप निकालने की ये होती है कि r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे cos थीटा प्लस के i sin थीटा। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 1, √3 होंगे।
ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा। अब इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आर को तो बस सीधा यानी वर्क करके जोड़ देना। आप इसमें रफ काम कर लेंगे थोड़ा सा। क्या करेंगे, पहले का वर्क करेंगे और दूसरे का वर्क करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व होकर जो भी आएगा, जैसे ये आ गया √4 यानी कि आ गया 2। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेंगे, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग सोल्व करेंगे इसको, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आया 2 आ गया। ठीक है, 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल हो गया 2। बस इतने से गुणा भाग कर देनी, आंसर हमारा आ जाएगा। बस हमें क्या है ध्यान रखना है, किसका, इस वाले एंगल का। ठीक है, तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा वो 0 से 90 अंश के बीच में होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर तो यही होगा। आर के स्थान पर हम रख देंगे 2 और थीटा यहाँ पर आ जाएगा थीटा। बस यहाँ पर ज़रा ध्यान देखना, जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये तो लॉन्ग ट्रिक हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें जितना भी 16 का आया इतने से गुणा भाग कर देनी है बस इसको। तो गुणा भाग क्या करेंगे तो क्या आएगा, 2 से तो गुणा कर देंगे और 2 से ही भाग दीजिए, ये आ गया आंसर। बस कुछ नहीं करना, बस आपको गुणा भाग करनी। कितने से, इसका अंडर रूट में रियल का स्क्वायर, काल्पनिक वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, 16 का जो भी आया उससे क्या कर रहा है, यहाँ गुणा कर दो, यहाँ बटे में भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ 2 से हमने गुणा की और 2 से ही इसमें क्या कर दी, भाग कर दी। अब बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आपको इस प्रकार से रखनी है कि वो इस रेंज में भी रहनी चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना चाहिए। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, क्योंकि कोस के रूप में लिखना, ये होती है cos 60 की, यानी cos π/3 की। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है इसमें। देखिए एक बात और बता दें, यहाँ पर बिल्कुल एंगल सेम रहना चाहिए, π/3। ये इसका आंसर आ गया। वैसे इसको हम निकालते हैं तो बहुत लंबा मेथड है, लेकिन आप इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आप बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट में इसका आंसर लिख सकते हैं। बस हमें जो ध्यान रखना है, एक तो जो कोऑर्डिनेट आया उसका भी ध्यान रखना है, और ये तो हमेशा प्लस में रहता है, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल अंदर ही इसमें जो है ध्यान रखना है। आर तो होता हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखो दूसरा वाला लिखा हुआ, मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पर देखिए वही काम करना, सोल्व करेंगे हम इसे। तो पहले वास्तविक का स्क्वायर और जो आई के साथ है उसका स्क्वायर करना और इसको सॉल्व कर लेना। जो भी आएगा, जैसे 4 आया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। बस 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे और देखिए ध्रुवीय रूप निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ये आ रहा। तो मैंने क्या करा, 2 से गुणा किया और 2 से क्या करना, भाग इसको। तो क्या आएगा, ये माइनस का 1/2 प्लस का i√3/2। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना, यहाँ जो एंगल हो वो इस रेंज में रहना चाहिए और सोल्व होके इस जो क्वाड्रेंट है उसी में आना चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान रखना, नहीं ध्यान रखोगे तो आंसर आपका कभी भी मैच नहीं होने वाला। तो यहाँ पर देखिए -1/2। अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। ठीक है, और वो इस रेंज में भी आ रहा है। तो क्या होगा, इसकी जगह लिखेंगे cos, ये -1/2 होता है 120, 120 को लिखते हैं 2π/3। ठीक है, साइन में क्या, 60 का भी वैल्यू वही होती है और 120 की भी वही होती है। चूँकि यहाँ एंगल बिल्कुल सेम टू सेम रखना, तो बिल्कुल यहाँ पे 2π/3 बिल्कुल सेम रहना चाहिए एंगल। लीजिए ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है, आप देखिए इसे देख लीजिए, इसका आंसर भी देखो मैं लिख देता हूँ। वही काम करना है, वो तो यही आएगा 16 के 2 ही। तो 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग। तो क्या आएगा, -1/2। बस यहाँ पे आपको जो है रेंज का ध्यान रखना, अगर रेंज में आपने ध्यान रखा तो आंसर सही है। अब देखिए -1/2 जो वैल्यू है वो 100 कोस में 160, कोस में जो होती है 120 की होती है। ठीक है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो कितना आएगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ऊपर आ रहा है, लेकिन आंसर जो है 180 से ऊपर हम लिख नहीं सकते। तो हमने क्या बताया था, यहाँ जो भी एंगल आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो भी एंगल आ रहा है तो उस एंगल को 180 में घटा देना। तो एंगल कितना आ रहा था यहाँ पर, देखो मैंने अभी आपको निकाला था थर्ड वाले का। थर्ड वाले का देखिए यहाँ पे एंगल कितना आया था, 60 अंश आया। तो 60 को कितने में से घटा देना, 180 में से, यानी 120। ठीक है, और उसे क्या लिखना, माइनस साइन। माइनस साइन क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर भी लाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, देखिए इसकी जो आंसर क्या आएगा, 2 ऐसे रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे हम कोस कितना एंगल, -2π/3। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे प्लस के i माइनस के 2π/3। समझ में आ गई 2π/3 क्यों लिखा। हम पहले क्वाड्रेंट इसका एंगल निकालेंगे y/x से। ठीक है, y/x से एंगल निकालेंगे। तो देखो इसे देखो सोल्व करोगे, कोस -θ होता है, माइनस प्लस से कोस थीटा और कोस 120 की वैल्यू माइनस के हाफ। इसे सोल्व करके बिल्कुल यही आनी चाहिए वैल्यू। साइन -θ होता है माइनस के साइन थीटा और साइन 120 की वैल्यू √3/2।
ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। कभी भी आपका आंसर कभी गड़बड़ नहीं होने वाला। इसको चाहो तो आप अगली लाइन में एक लाइन और बढ़ा सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 cos 2π/3 माइनस के i 2π/3, ये भी इसका आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उस रेंज में भी आना चाहिए और एंगल भी उसी रेंज में होना चाहिए। चौथा देखिए ये है, चौथा भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लो जी, यहीं कर देता हूँ मैं, देखो छोटा सा चौथा क्या करना हमें, 2 से गुणा और 2 से भाग। लो जी, हो गई। बस आपको किसका ध्यान रखना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, या तो आएगा 360 270 के बाद, वो ले नहीं सकते इसके अंदर, तो हम माइनस में कर देना बस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है एंगल, सोल्व करेंगे तो √3/1 यानी कि 120 आ रहा है, तो हम इसे केवल माइनस में कर देना। थीटा देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, tan थीटा निकालेंगे तो कितना आ रहा है, y/x यानी कि √3/1, यानी कि ये -√3 120 होता तो 120 नहीं लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्या, क्योंकि 120 लोगे तो वो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बैठेगा। ठीक, अब तो 180 में से 120 घटा दो, कितना बचा 60, तो 60 लेंगे, लेकिन 60 जो लेंगे वो माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए क्या लिखे हैं हम इसकी वैल्यू, cos -π/3 और प्लस के i sin -π/3। अब सोल्व करके देख लीजिए, बिल्कुल यही आना चाहिए। देखिए -π/3 cos -थीटा प्लस से cos थीटा, cos 60 का मान 1/2, साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, और इसकी वैल्यू √3/2। अब देखिए दोनों ही बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, ठीक है, और इसको सोल्व होकर ये भी आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, और इस तरह से करने से आपका आंसर बिल्कुल 100% सटीक रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा, और आंसर भी आपका मैच करेगा। अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए tan थीटा इजिकल टू आपने करा यहाँ पे -√3, तो इसको लिख सकते हैं tan 60 यानी माइनस के tan tan 60 की वैल्यू होती है π/3, है ना, √3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो थीटा कितना हो गया माइनस के π/3। तो यहाँ पर हमने जो है क्या लिखा, cos थीटा की जगह क्या लिखा, माइनस के π/3। ठीक है, वैसे तो 120 भी होता, लेकिन 120 फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। तो दो तरीके से लिख सकते थे इसको, क्या 100 पाई माइनस और माइनस का थीटा। तो माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में रखना है इसको। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप देखिए चलते सीखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। अब देखिए चौथी जो है वह है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। इसमें भी अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो कन्फ्यूजन दूर करने का तरीका और दूसरी बात बिल्कुल शॉर्ट में आंसर लाने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी का हमें स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालते समय आपको बस जो ध्यान रखना है वो आई के कोफिशिएंट का ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है यहाँ पर, इसे ए से कोई मतलब नहीं, ए चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसे नहीं देखना, हमें जो आई का कोफिशिएंट देखना है। अगर ये प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे देखिए ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये होगा a+i भी। तो यहाँ पर जरा देखना, ये जो है x और y के स्थान पर है, ये क्या है हमारा x प्लस के i y। ठीक है, ये x प्लस i y मान लीजिए। तो यहाँ जरा ध्यान देना कि यहाँ अगर पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर जो ये आई का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, यहाँ देख लीजिए जरा, आई का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एयर भी दोनों ही जो है सेम चेन होंगे, यानी कि दोनों प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। ठीक, और अगर यहाँ पे आई का जो कोफिशिएंट वो माइनस में है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पे एयर बी की जो वैल्यू होंगी वो दोनों अपोजिट साइन की होंगी, यानी एक प्लस की होगी और एक माइनस की, या एक माइनस की या दो प्लस की, एक प्लस की। तो यहाँ पर जो आंसर होंगे दो आंसर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एयर बी की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस फॉर्मूले से याद करेंगे। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आप वैल्यू रख देंगे तुरंत निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें इसी का वर्गमूल निकालना, ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, तो वर्गमूल हमने क्या मान लिया, a+i_b। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। बस हमें चिन्ह का ध्यान रखना, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार करना। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। बस आपको इस चिन्ह परिपाटी को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं वैल्यू निकाल देता हूँ और फिर उसके बाद तो यहाँ पर देखिए क्या, ये जो 12 है वो कैसा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, बाई कैसा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों कैसे लेने, या तो प्लस में लेने या दोनों माइनस में लेने। ठीक है, तो देखिए पहले मैं ये सोल्व कर लेता हूँ। देखो सोल्व करने का तरीका, x के प्लेस पर देखिए क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 रख दिया मैंने, और उसके बाद प्लस चिन्ह लगाया। फिर क्या है अंडर रूट में x² यानी 5 पंजे 25, y² यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बटे में क्या कर देना हमें 2 कर देना।
बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही ऐसे ये सोल्व करना, बस साइन चेंज करना। देखिए इसे मैं आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्स के स्थान पे आगे ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ माइनस कर देना। और बटे में क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का मतलब 5 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और बटे में क्या कर देना 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों बिल्कुल सेम आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, बस ये माइनस लगा हुआ है, 5 पंजे 25, 12 12 144, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169, ठीक है। और अपोन में 2, 169 किसका वर्गमूल होता है, ये हो जाएगा 12 का, 13 का, सॉरी 169 होता है 13 का, 13 169। अब यहाँ पर देखिए 13 में से 5 गए, बचा 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4 यानी कि 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ कितना बचा, तो आप इसको बहुत शॉर्टली सोल्व कर सकते हैं। 144 13, 13 5 कितने होगा 18, 18 को 2 से भाग देंगे, आगे 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। अब देखिए यहाँ पर देखना है कि चिन्ह कैसे रखना है, ज़रा ध्यान से समझना, यही बस ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अभी हमने 2 और 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हमें क्या रखने, दोनों प्लस में रखने हैं या दोनों माइनस में रखने हैं। तो यानी कि क्या होगा, ए का मान या तो दोनों प्लस में रहेंगे या दोनों कैसे रहेंगे, माइनस में। अगर ये माइनस में 3 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल क्या हुआ देखो इसका, लो जी ये आंसर आ गया। वर्गमूल हुआ या तो दोनों प्लस में रखने हैं, ठीक है, ए और बी की वैल्यू, या दोनों माइनस में लिखनी है। तो 2 आंसर इसके आएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि हो गया माइनस के 3, और या ये भी माइनस रखना पड़ेगा, जब ये माइनस रखा है तो ये भी माइनस रखना पड़ेगा, या प्लस रखा है तो ये भी प्लस। जैसे मान ली प्लस रख लिया मैंने, प्लस के 3, प्लस के बी की वैल्यू कितनी है 2, एक ये आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 2 आई। तो 2 आंसर होगा इसके, 3 प्लस के 2 आई या माइनस के 3 माइनस के 2 आई। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सटीक, बिल्कुल सही है ये। तो आप इस रूल को अगर अपनाते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना, चूँकि बाई क्या है यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो ए और बी दोनों प्लस में रहेंगे या ए और बी दोनों माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये वाला भी करा देता हूँ जब बी क्या है माइनस में है। अब देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं अगर जो b है वो निगेटिव है तो हम किस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंडर रूट। तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। -5 -12 आई, स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट इसका निकालना। तो वो स्क्वायर रूट मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर a + i। तो अब हमें क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। यहाँ से इसकी तुलना कर देते हैं हम किससे, x + iy से। तो x + iy से तुलना करेंगे तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -5 और y बराबर आ जाएगा -12, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो है a और b निकालेंगे। तो a निकालने का फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हम निकाल देते हैं, देखो क्या है फॉर्मूला, a = इसी फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या है, x की जगह रखेंगे हम कितना, -5, ठीक है। और फिर क्या, प्लस अंडर रूट में क्या आएगा, x² यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस y² यानी -12 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपोन में क्या लिखना, पूरे के 2 लिखना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -5 और ये हो जाएगा 5 पंजे 25 जैसे पहले सॉल्व किया था अभी हमने, और प्लस 12 12 144, ठीक, और अपॉन 2। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कितना हो जाएगा, 25 144 169, ये हो जाएगा 13 का वर्गमूल। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 13 में से 5 गए 8, ये 8 ये 4 यानी 16 का आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आ गई, वो a की वैल्यू अभी यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन लेना कौन सा वो अभी हम बताएंगे। अब निकालते हैं इसी प्रकार से b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तो इस फॉर्मूले से हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल पूरा ऐसे ही उतार देना। बस हमें करना क्या है,
हमें करना ये है कि बस ये माइनस की यहाँ पर जो है इस वाले फॉर्मूले में क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसका साइन चेंज करना है, बस माइनस का हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, बाकी पूरा ऐसे उतारना। इसे हमने अभी सॉल्व किया है, कितना सॉल्व करके लाए थे, 169 आया था सॉल्व करके। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, 5 पंजे 25, 12 12 144 अपॉन 2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 5 ये आ जाएगा 16 के 13, 13 5 18 9, यानी कि b बराबर आ गया ±3। यानी कि पहले की जो वैल्यूज़ थी उनसे देखिए अपोजिट आई। वहाँ पर a बराबर था +-3, b बराबर था +-2, यहाँ अपोजिट आई। अब देखिए लेना क्या, जरा इस पर ध्यान देंगे। हमने क्या बताया था आपको कि अगर b निगेटिव है तो b निगेटिव है तो क्या हुआ, b निगेटिव है इफ़ y इज निगेटिव, यानी कि जो y है ये वाला सेकंड i का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है तो a एंड b आर अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन के लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये प्लस का 2 लोगे, मैं इसको और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे a इज टू प्लस का 2 लेते हो तो आपको b लेना पड़ेगा माइनस का 3। ठीक है, और अगर a आप माइनस का 2 लेते हो तो b लेना पड़ेगा आपको प्लस का 3। तो एक तो वैल्यू ये हो गई ए और बी की, और एक हो गई 2, तो 2 आंसर इसके आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर इसे क्या होगा 2, यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ जो अभी निकाली मैंने। तो आंसर क्या हुआ, ए की वैल्यू प्लस के 2 रखोगे और ये फिर माइनस के, तो ये माइनस के 3 आई। एक तो ये आंसर हुआ। ये दूसरा आंसर कौन सा हुआ इसका, ए की जगह -2 और बी की जगह प्लस का 3 आई। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, एक तो ये आंसर हो गया।